हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो लगभग 1-2 महीने में एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सीटेट का जो भी क्लासेस होंगी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं सारी चीज़ें कराने का कोशिश करूँगा। और सीडीपी का 10 क्लास आएगा और 10 क्लास में सिलेबस के जो भी चीज़ें हैं, जो मेंशन है सीटेट के सिलेबस में, वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जितना आपको पढ़ाता हूँ अगले 1 महीने, आप वो चीज़ें करते हो, नोट्स बनाते हो, रिवाइज़ करते हो, तो सारी चीज़ें आपके लिए ईज़ी होंगी और आपको कहीं भी नहीं कोचिंग पकड़ना है, नहीं कोई बुक्स पढ़नी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लासेस करो, उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो। और मैं जो प्रैक्टिस सीरीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में कराऊँगा, तो वहाँ पे आप जो कराऊँगा उसे कंप्लीट करो। ये आपके लिए मोर देन इनफ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार पास भी किया है और इसके अलावा अदर्स एग्ज़ाम के भी मेरे पास जो थोड़ा बहुत अनुभव है, तो उन सबको मैं एक साथ मिलाकर ये बातें आपको कह रहा हूँ। तो इस कड़ी में ये पहला सेगमेंट है जो सीडीपी का पहला क्लास है। इसमें मैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक्चुअली में बाल विकास से संबंधित जो तथ्य हैं, जो चीज़ें कैसे उसको सामाजिक प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी बातें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जैसे इस क्लास में मैं आपको पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको मैं पूरा बेसिक करवाऊँगा, ठीक है? तो इस क्लास के करने के बाद आपके बेसिक पूरे कंप्लीट हो जाएँगे, ओके? दूसरी बात, ये जो जो भी सिलेबस है, वो सिलेबस भी मैं आपको अगले 1 महीने में कंप्लीट करवा दूँगा। इसके अलावा जितने भी क्या बोलते हैं, तरीके होते हैं, जो टेक्निक्स जो कहा जाता है एग्ज़ाम में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन-कौन सा मेथड होता है, वो मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो अगर ये 4 चीज़ें आप मेरे साथ करते हो, तो नो डाउट डेफ़िनेटली आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगे और मैं अगले 1 महीने में आपके सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है? मुझे भी उम्मीद है कि 1 से 2 मंथ में आई थिंक अगस्त तक हो ही जाएगा एग्ज़ाम, जुलाई-अगस्त तक। तो तब तक के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके अलावा आपके मन में कुछ और होगा, जैसे अभी बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशंस का जो नोटिफ़िकेशन आया है, तो उसके संबंधित जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा करवाना इसलिए टफ़ काम है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। लेकिन उसके बारे में जो कुछ तथ्य हैं वो मैं बता देता हूँ। आप ना सिंपली बेसिक क्या करो, एनसीईआरटी की किताब आप क्या करो 9 से लेकर 12 तक की पढ़ जाओ। पहली रीडिंग आपको क्या करनी है कि पढ़नी है। अगर आपने पहली बार में कहानी को समझ लिया, तो कहानी को समझने के बाद आपको चीज़ें आसान लगेगी और वो चीज़ें करने के बाद आपके लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी में ये बात है कि कौन सी बुक पढ़नी, जैसे आपको हिस्ट्री की पूरी पढ़ लेनी है, ओके। हिस्ट्री के अलावा आपको ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी में। ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ओके। और बाकी जो सेगमेंट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप क्या करो पॉलिटी के लिए, सिंपली आप लूसेंट का बुक पॉलिटी के लिए फॉलो कर सकते हो। उसके जो कुछ चैप्टर्स दिए हैं वो पढ़ लो। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ टर्म वगैरह आते हैं, ऐसा करता हूँ मैं पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 2 जो सेगमेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूँगा, ओके, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली वीडियो लाकर इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा, ये 2 सेगमेंट का, ये मेरा वादा है। बाकी 3 सेगमेंट आप एनसीईआरटी से कवर कर लो। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, जो वो पूछेंगे करेंट अफेयर या बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या करो कि अभी तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप घटना चक्र की एक आती है ई दृष्टि बुक, ओके, उसको बोलिएगा आप ई दृष्टि बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। वो पतली सी बुक आती है, इतनी पतली बुक होगी, वो 30-40 पेज या 50 पेज के होंगे, वो आप कर लो, आपके वहाँ से बिहार स्पेशल कवर हो जाएंगे। उसके अलावा एक और सेगमेंट है, वो है करेंट अफेयर।
उसके लिए आप क्या करना, अभी समय है ना, तो पहले इन चीज़ों को पढ़ लो, और जब 1-2 महीने बाद ये सब चीज़ें कवर हो जाए, तब स्पीडी की ईयरली जो बुक आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो आप लेना और वो चीज़ें आप रट जाना, ठीक है? इतना कर सकते हो। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे बता ही दिया है, उसे पहले कवर कीजिए। और अब बात आती है सीटेट में क्या-क्या करना है। सीटेट में देखो, पढ़नी है 5 पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना? और पेपर 2 में 30 और 30 यानी 4 ही मानो। तो पेपर 2 में हमको 4 पढ़नी, ओके? तो देखो, पेपर 1 के जो 5 सेगमेंट है, वो मैं 5 सेगमेंट में से जिनके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू होंगे लैंग्वेज पेपर, तो उनका मैं 5 में 5 कवर हो जाएगा, ठीक है? वो भी मैं हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बल्कि वो चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। हिंदी में मैं ख़ास करके संदेश, संज्ञानाम वगैरह पढ़ा दूँगा, बट इंग्लिश के लिए मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसका ग्रामर भी पढ़ा दूँगा। अदरवाइज़ बेसिक जो चीज़ें चैनल पे अपलोड है वो आप देख लेना, वो मोर देन इनफ है, ठीक है? रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 की 3 सेगमेंट जो आते हैं पेपर 2 में, वो आपके मैं कवर करवा दूँगा, जैसे सीडीपी वगैरह जो है, ठीक है? और बाकी जो एक सेगमेंट बचता है वो साइंस या एसएसटी, ओके? तो देखो, अगर मुझे समय मिला, मैं वादा नहीं करूँगा कि करवा दूँगा, अगर मुझे समय मिला, ओके, समय अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको करवा सकता हूँ दोनों पेपर, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा है, साइंस और सोशल साइंस दोनों। तो मैराथन के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि करवा दूँ। अदरवाइज़ आप क्या करना कि उसके लिए, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, अगर आप जो एनसीईआरटी जो अभी मैंने बताई है, वो भी आप कर लेते हो, तो वो आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो इतनी चीज़ें रही बेसिक बात, ऐसे आपको करनी है पढ़ाई, और आगे इस तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो नो डाउट कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और मैं बीपीएससी वाले में आपके लिए फ्री में प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा कि अवेलेबल करवा दूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो वो कमेंट में लिख देंगे अपना नंबर, ठीक है? मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। वहाँ पे 30-35 लोग ऑलरेडी पहले से हैं, जिनमें से 20 लोगों का रिजल्ट हो चुका है, 5-10 लोग इस साल देने वाले हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, और इस तरीके से आप लगभग सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो यहाँ इतना ही। अब आज से पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका पहला सेगमेंट आता है, वो है बाल विकास, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? पहला सेगमेंट जो है वो आता है बाल विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहते हैं। तो जो सीडीपी का जो सेक्शन स्टार्ट होता है, उसका बेसिक जो पहला जो टर्म है वो वही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउ इट वर्क्स, एंड व्हाट द क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी, है ना? क्या इसके अलग अलग प्रभाव देखने के मिलते हैं, कौन कौन से एजेस में इनके चीज़ें या क्रियाएं या एक्शन जो करने का होता है वो किस प्रकार से अलग होते हैं। तो पहला जो टर्म है, और इस टर्म से नहीं भी तो लगभग मैं बताता हूँ 150 को मार्क्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 10 से 20 क्वेश्चन सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बनते हैं। आप में से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हें पता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं, जैसे इसकी अवस्था है, इसकी अवस्था है, इसकी अवस्था है, इसकी अवस्था है, अगर इनको सिर्फ आपने समझ लिया तो आपके 80% 8 से 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ये मैं पहले बेसिक थ्योरी इसमें पढ़ूँगा, बताता हूँ आपको क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, ओके? तो बाल विकास जो है, बाल विकास उसे कहते हैं जो बालक के विकास से संबंधित तथ्य हैं, जो बालक के विकास से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे उसके बचपन में कैसी जीवन यापन थी, उसके परिवार ने उसके बचपन में कौन सी भूमिकाएं निभाई, किस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उनके पौष्टिक आहार मिले, किस प्रकार से उसका वातावरण रहा, कहाँ पे वो पढ़ाई किया, किस तरीके से उसका बचपना गुजरा। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके बाल विकास में होते हैं। और बाल विकास के अलग अलग चरण हैं। जैसे पहला चरण है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब होता है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष। जैसे अगर कोई बालक जन्म लिया या बालिका को जन्म ली, तो उसके जन्म लेने से लेकर 5 वर्ष तक की जो क्रियाएं होती हैं वो आपका शैशवावस्था में काउंट होता है, ठीक है?
उसके अलावा आता है दूसरा बाल अवस्था, यानी बालक की जो अवस्था होती है वो 5 से 12 वर्ष की उम्र तक, यानी 5 से 12 वर्ष की उम्र तक एक उसमें भी आता है एक उत्तर और एक आता है पूर्व, यानी 5 से 12 वर्ष के पूर्व वो आपका आ गया शैशवावस्था और 5 से 12 वर्ष के उत्तर यानी किशोरावस्था। तो इन बाल अवस्था में किस प्रकार से उस पे प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार की उसकी रुचियाँ रहती है, किस प्रकार के उसके एक्शन रहते हैं, कैसे-कैसे चीज़ें उसके उम्र के साथ बदलती रहती है, चेंजेज़ होती रहती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बाल अवस्था में पढ़ने। ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था, अवस्था में उसके कैसे एक्शंस रहते हैं, कैसे सामाजिक चीज़ें उसके साथ गठजोड़ करती है, कैसे उसका जो आने वाला भविष्य का जो निर्माण होने वाला है, उसका कैसे आधारशिला के तौर पे उसकी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है? तो ये आपका किशोरावस्था हुआ। ठीक उसी प्रकार फिर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक, यानी आप क्या हुआ कि एक बालिग हो गए, आपके पास एक मैच्योरिटी आ गई, आपके पास एक सोचने समझने की शक्ति आ गई। आप किसी चीज़ पे अपना तर्क रख सकते हो, आप अपनी किसी चीज़ पे आर्गूमेंट्स रख सकते हो, आप पूरा प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें जब आने लगती है तो वो प्रौढ़ावस्था के काल में उसे काउंट किया जाता है। और ये उम्र प्रौढ़ावस्था आपकी मृत्यु तक, कहीं-कहीं 59 ईयर्स भी लिखा रहता है, बट बेसिकली माना जाता है जो 60 ईयर्स जो एक मानव का उम्र माना जाता है मैक्सिमम, तो उस हिसाब से 59 माना जाता है, बट आप इसे अनंत भी कह सकते हो जब तक वो जीवित है, ठीक है? तो ये इसके अलग-अलग चरण हैं। अब इन चरणों में हम पहले समझेंगे शैशवावस्था, फिर बालावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है? मैं जैसे-जैसे चीज़ें आपको कराऊँगा, आप उसी तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, डेफ़िनेटली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपके जो भी मन में क्वेश्चन्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप प्रयास करें कि पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे यहाँ पे मन को लगाकर आप क्लास को देखिए। डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा चीज़ मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में वृद्धि होगी। मेरा यहाँ प्रयास बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। जो एक्चुअल में पॉइंट जो आता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे ना जो किताबें में रहते हैं वो नहीं आता। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा बताने का। तो पहला हमारा है शैशवावस्था। आप देखो, आप ना नोट्स बनाना ना, तो आप ठीक इसी प्रकार से माइंड मैप की तरफ नोट्स बनाना, ओके? इससे ना आपको चीज़ें याद रखने में मदद मिलेगी। ठीक है? तो मैं जैसे-जैसे इसको नोट्स बनाया हूँ ना, ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ये पहले मुझे चीज़ें पता नहीं थी, बट जब मैंने ऑनलाइन क्लासेज़ इकोनॉमी की, तो वहाँ पे सर ने ही इन तरीकों से किया, तो वो याद रखने में ना बहुत बेनिफिट होते हैं, ओके? और इस प्रोग्राम का नाम है एससीपी, ठीक है? सुपर कंसिस्टेंट प्रोग्राम। तो आपको भी एकदम कंसिस्टेंसी बना के रखना है, तभी आप सुपर कंसिस्टेंट हो पाओगे, ओके? तो आप इन बातों का केयर करेंगे। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएँ हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखो, शैशवावस्था कैसे उसकी प्रकृति होती है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो उन सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो पहला क्या है कि शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी जो शैशवावस्था है, कहीं न कहीं जो उसकी शारीरिक संरचना होती है, जो शारीरिक बनावट होती है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। आप देखोगे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कितनी छोटी-सी साइज़ होती है, लेकिन 1 महीने बाद कुछ और साइज़ होते हैं, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो जितना उसका कम उम्र रहता है ना, उसके ज़्यादा शरीर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जिस कारणों से उसका क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कहीं न कहीं उसकी शारीरिक जो संरचना है वो एक बेहतर निर्माण करता है और उसमें तीव्रता रहती है, यानी वो बहुत ही फ़ास्ट ग्रो करता है। आपको पता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ग्रो अप को जो अवधि होती है, जो चेंजेज़ होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है? दूसरा टर्म है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तो जिस प्रकार से शारीरिक क्रियाओं में तीव्रता रहती है, उसी प्रकार से मानसिक, यानी मन में सोचने की जो चीज़ें होती हैं, मन में सोचने की जो प्रवृत्ति होती है, मन में कुछ करने का जो ख़्याल आता है, वो भी बहुत ही फ़ास्ट होता है। तीसरा होता है कल्पना शक्ति। आपको पता है कि वो कोई भी चीज़ को कल्पना, यानी कोई भी चीज़ को सोचते बहुत जल्दी है।
अगर जैसे हम और आप जो चीज़ों को सोचते हैं तो उसमें समय लगता है कहीं न कहीं, और बच्चे जो होते हैं कल्पना करते हैं कि अभी मैं जैसे आपको पता है कि वो सोए रहते हैं और वो टॉयलेट कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो कल्पना कर रहे हैं कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, मैं बाथरूम कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि कल्पना शक्ति बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी कारण उनका रिएक्शन जो होता है वो फ़ास्ट होता है, ठीक है? दूसरा होती है सीखने में तीव्रता। आपको पता है कि जब हम उसे कहते हैं कि खाना लो, तो वो पहले नहीं समझता, बट जैसे हम उसके पास ग्लास रखते हैं, जैसे उसके पास खाना रखते हैं, उसके पास दूध रखते हैं, तो वो चीज़ें बहुत फ़ास्ट सीखता है कि वो ये मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वो क्या करता है कि आपके ऊपर झपेटा मारेगा, है ना? तो वो चीज़ें होती है जो सीखने में तीव्रता। दूसरा होता है दोहराने की प्रवृत्ति। आपको पता है कि अगर हम ऐसे करेंगे, तो वो भी ऐसे करेगा। आपको पता है कि हम मुँह बनाते हैं अलग-अलग डिज़ाइन से, तो वो भी मुँह अलग-अलग डिज़ाइन से बनाएगा। हम अपने तरफ उसे आकर्षित करेंगे तो वो हमारे तरफ ऐसे कूदकेगा। तो ये कहता है कि दोहरा रहा है, हमें चीज़ों को देखकर वो कहीं न कहीं रिपीट कर रहा है, तो वो होता है दोहराने की प्रवृत्ति। दूसरी है अगला है दूसरों पर निर्भरता। आपको पता है कि शैशवावस्था में बालक की सोचने की क्षमता नहीं होती, तो क्या है दूसरों पे निर्भर, यानी कभी उसके मामा पकड़े हुए, कभी माँ पकड़ी हुई, कभी भाई पकड़ी हुई, ठीक है ना? तो ये जो बेसिकली शैशवावस्था की विशेषता है। अगर आपको चीज़ें कहीं समझ नहीं आए ना, तो आप एक साधारण से बच्चों को पकड़ना जो 0 से 5 साल का है, और देखना कि वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन-कौन सी क्रियाएँ कर रहा है, कौन-कौन सी चीज़ों में उसे मन लग रहा है। वो चीज़ें समझ जाओ, बस वही तो है शैशवावस्था। देखो चीज़ें हैं आसान, बट हम जो चीज़ें करते नहीं ना, इस कारण हमें चीज़ें टफ़ लगती है, ठीक है? तो ये हमारा रहा शैशवावस्था। अब अगला देखते हैं बाल अवस्था की विशेषताएँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि देखो कुछ आपको नॉइज़ आ रहे होंगे, अब शादी का सीज़न है ना, तो शहर में भी थोड़ा बहुत होते रहता है, ठीक है? आगे से कोशिश करूँगा दिन में रिकॉर्डिंग करने का, ठीक है? तो अब है बाल अवस्था, ओके? तो बाल अवस्था की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? पहला है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, यानी स्थिरता मतलब कि अब वो चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहा है, एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो रहा है, एक दूसरे के साथ वो सामंजस्यता, यानी एक दूसरे के साथ वो भिन्नता ना रखते हुए एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है? तो उसे कहते हैं स्थिरता लाना, ठीक है ना? उसके जो विकास हो रहा है, जो शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। जैसे आप समझो कि जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ, तो मन में आ रहा है उसके कि मैं इशारा किस लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे जैसे खाने की ज़रूरत है, तो उसका जो शारीरिक चीज़ है और जो मानसिक प्रवृत्ति है, वो कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होने की ओर अग्रसर है, ठीक है? तो ये हुआ। दूसरा है प्रबल जिज्ञासा की प्रकृति, यानी कोई भी चीज़ करने में उसे अब बहुत ही मज़ा आ रहा है, सब खेलने के लिए उसके अंदर में जिज्ञासा आ रहा है, कुछ करने के लिए। आप देखते होगे कि बच्चों को अगर आप बॉल दे दो तो लगातार खेलने लगते हैं, बैलून्स दे दो तो लगातार, तो क्या उसके अंदर एक जिज्ञासा आ रहा है, एक कुछ करने के लिए अलग-अलग मन में मनोभावनाएँ आ रही हैं, ठीक है? अगला है वास्तविक जगत से संबंध, माने अब जो चीज़ें हैं, जो अब बाल अवस्था की जो एज है, तो वो कहीं न कहीं जो एक आभासी दुनिया में जी रहा था कि अच्छा, मुझे ऐसे चिल्लाने पर उसको खाना मिल जाता था। तो अब ये जो चीज़ें चिल्ला रहा है ना वो, अब जैसे कोई इशारा कर रहा है उसे तो पानी मिल जा रहा है, उसे दूध मिल जा रहा है। तो अब ये इन चीज़ों को अब उसको शैशवावस्था में नहीं पता था कि चीज़ें क्या हो रही। बट बाल अवस्था में आने के बाद लग रहा है कि ओह! मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे पानी की ज़रूरत, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे खाना की ज़रूरत, अच्छा मैं कर रहा हूँ तो मुझे दूध की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो चीज़ें जो हो रही है, जो रियल नेचर में होता है, वो चीज़ों को उन्हें ज्ञान होने लगता है, ठीक है? अगला है आत्मनिर्भरता, यानी अब कहीं न कहीं वो आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होता है। अभी पूरी तरीके से वो आत्मनिर्भर नहीं है, बट कहीं न कहीं एक आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम आप मान सकते हो। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में इसलिए रुचि आ रहा है, कहीं न कहीं उसके अंदर जिज्ञासा, यानी प्रबल जिज्ञासा की प्रकृति और रचनात्मक कार्यों की रुचि, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए चीज़ हैं, ठीक है? अगला है सामाजिक भावना का विकास। अब देखो सामाजिकता भावना का मतलब है कि समाज के अंतर्गत जो क्रियाएँ हो रही है, जैसे समाज में कोई जा रहा है, तो वो किसी के साथ बैठ रहा है तो कैसे बैठ रहा है, किसी से बात कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है। तो वो जो सामाजिक जो भावना है, वो कहीं न कहीं यहाँ से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा कोई बड़े आए हैं, कोई जैसे बड़ा आया, गाँव का चाचा लगते हैं या मामा लगते, कोई भी लगते, तो वो आए तो उनके साथ अच्छा ऐसे बैठना है, ऐसे बातें करनी, तो ये सब चीज़ों का विकास होने लगता है बाल अवस्था में, ठीक है? अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा किशोरावस्था।
किशोरावस्था में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहला है खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा, यानी किशोरावस्था में जब कोई बच्चा आता है तो उसे लगता है कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मुझे अगर क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ तो मेरे लिए क्रिकेट ही लाइफ़ है, मेरे लिए क्रिकेट में ही करियर है। अगर मैं इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ तो उसे लगता है कि मैं इंजीनियर ही बनूँगा तो मुझे सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस, अगर जैसे मेरे पापा बोलेंगे कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे मन लग रहा है खेलने में, तो मुझे लगा कि नहीं मेरा करियर तो क्रिकेट में ही है। तो ये क्या हुआ कि अपने आप पे आत्मविश्वास, यानी अपने आप पे वो विश्वास है कि नहीं जो मैं हूँ वही चीज़ें सही हैं, ठीक है। अगला है विद्रोही प्रवृत्ति, यानी कि जैसे आप पापा से कहो, पापा आपको कुछ कहें कि बेटा जाओ वो संभालना, तो नहीं मैं नहीं जाऊँगा। आप उसे कहें कि क्रिकेट मत खेलो तो वो खेलेगा ही। तो कहीं न कहीं विद्रोही प्रवृत्ति, यानी कहीं न कहीं वो चीज़ों को काट कर अपनी बातों को ही आगे रख रहा है, ठीक है। अगला है आक्रोश एवं हिंसक प्रवृत्ति। आप देखते हो कि किशोरावस्था में किसी को कोई डाँट देता है तो कहीं न कहीं वो उग्र हो जाता है। कहीं न उसे वो क्या कहता है कि किसी ने मुझे कैसे डाँटा, किसी ने मुझे किस प्रकार से अलग बातें कह दी। तो ये जो चीज़ें होती हैं अगर वो उसके साथ करता है तो उसका रिएक्शन करता है ना? अगला है धार्मिक भेदभाव एवं छुआछूत से दूर। आपको पता है कि किशोरावस्था जो है उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जाति के हो, दलित जाति हो, ब्राह्मण जाति हो या मुस्लिम में अंसारी जाति, कोई भी जाति को। तो यहाँ पे ये जो उम्र होती है 18 वर्ष की, तो उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। बल्कि वहाँ पे कहीं न कहीं क्या होता है कि ये मेरे दोस्त हैं, वो पीयर ग्रुप्स हैं, वो होली भी खेलता है, वो ईद भी मनाता है। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं तो वो इन चीज़ों में ही रहता है, ना कि इनके विद्रोह में रहता है, ना कि इनके विरोध में रहता है कि नहीं ये इस धर्म का है तो मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, ये इस जाति का है तो मैं इनके साथ खाना नहीं खाऊँगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से किशोरावस्था में लोग दूर रहते हैं। अगला है मित्र समूह की भूमिका। आपको पता है कि इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा मित्र बनते हैं। इस उम्र में ही लोग क्या होते हैं कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के मित्रों के साथ, अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मिलते हैं, तो यहाँ पे अलग-अलग मित्र बनते हैं। आपको पता है मित्र समूह में क्या होता है कि नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है, ओके, और सकारात्मक भी पड़ता है। अगर अगर उसे अगर उसके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं उसकी जो बुनियाद होगी, कहीं न कहीं जो उसकी जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव ही इन फ्यूचर होने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा कहा जाता है ना कि अच्छों की संगत बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ओके। और जब बूढ़ों की संगत होगी, जैसे कोई है तो वो दिन भर खेल रहा है, उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, कोई भी गलत काम हो रहा है तो वहाँ पे उसे मन आ रहा है, तो कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट उसके अंदर में जाएगा और वो कहीं न कहीं इन फ्यूचर उसके साथ ही जुड़ा रहता है, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव है जो दिन भर पढ़ रहा है तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा तुम उसके साथ खेलो, उसके साथ रहो। तो वो इसलिए कहते हैं कि वो जो इफ़ेक्ट होता है किशोरावस्था का वो इन फ्यूचर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है एकता एवं सहयोग की भावना, यानी यहाँ पे क्या होगा कि सहयोग, जैसे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो वहाँ पे 100 रुपये की अगर बैट की ज़रूरत है तो सब कहेंगे नहीं चलो 10-10 सारे लोग मिला लेते, तो क्या करें सहयोग कर रहे हैं। एकता की बात, जैसे अगर आप एक दोस्त को मार देते हो एक झापट, तो क्या होगा कि उसका दूसरा दोस्त भी आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एकता का क्या बोलते हैं शो हो रहा है, एकता का वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है किशोरावस्था में। अगला है प्रौढ़ावस्था। आपको पता है कि प्रौढ़ावस्था कैसे चीज़ों में बदलाव लाती है, कैसे मैच्योरिटी लाती है। आपको चीज़ों के साथ आत्मज्ञान करने का मौका मिलता है। आप तो प्रतिस्पर्धी होते हुए लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि मैं किन चीज़ों में पिछड़ रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक जो होता है मनोभावना का विकास होता है और यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की ओर लोग जाते हैं, ठीक है। तो पहला है कि पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन की गतिविधियाँ होती हैं, ओके। यानी पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन का मतलब है कि इस उम्र में लोग कहीं न कहीं जो जॉब वगैरह पा लेते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, तो एक पारिवारिक यानी एक परिवार में रहने लगते हैं। गृहस्थी जीवन जहाँ पे उसके फैमिलीज़ हैं, जैसे अगर किसी की शादी हो गई है तो अब उसे चिंता है कि मैं अपने बाल बच्चों को, बीवी को, माँ-बाप को कैसे चीज़ें करूँगा। और वो परिवार के साथ, अगर जैसे किसी की शादी हुई है तो वो अब गाँव में नहीं रहेगा। अगर वो बाहर में काम कर रहा है तो बाहर में ही अपने फैमिलीज़ को रखेगा। तो क्या हो रहा है कि परिवार नियोजन की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है।
अगला है विशिष्ट क्षेत्र में कौशल दिखाना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसे चाहिए कि मुझे अंदर एक स्किल आए, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस। तो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर है जहाँ पे लोग अपनी कौशल यानी अपनी स्किल को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, अगर मैं डीएम बनूंगा तो किस प्रकार से किसी डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने की क्षमता मेरे अंदर भी है। मैं डॉक्टर बनूंगा तो कैसे मैं एक बेहतर डॉक्टर साबित हो सकता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो प्रौढ़ावस्था में होती है। ओके। अगला है सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के विकास का उत्कृष्ट अवस्था। यानी आपको पता है कि सामाजिक या व्यवसाय यानी इस उम्र में लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं कि लोग मेरी बातों को सुने, जो मैं क्रियाएं करना चाहता हूँ उन क्रियाओं पर ही लोग रिएक्ट करें, उन क्रियाओं पे ही वो अमल करें, उन क्रियाओं को ही वो लागू करें, है ना। अगर वो उद्योग में लगाना चाहते हो तो उद्योग की उन्नति चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सेल्फ विकास, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर काम हो रहा है। कोई भी चीज़ें हो रही तो लोग अपने बारे में ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। तो प्रौढ़ावस्था का आप एक विशेषता ये भी कह सकते हो कि आत्मशक्ति, आप एक ये टर्म लिख सकते हो कि आत्मशक्ति पर विश्वास। ओके। यहाँ पे मैंने शक्ति इसलिए लिखा कि शक्ति में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक सेकंड में अलग पेज ले लेता हूँ इसके लिए। तो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में आत्मशक्ति। ओके। तो आत्मशक्ति में वृद्धि। ओके। आत्मशक्ति में वृद्धि इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें सोच रहा है उसे लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, मेरी जो चीज़ें हैं उसे आइडेंटिफाइड किया जाए, मेरी जो करने की जो कार्य क्षमता है उस पर विश्वास किया जाए, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो डिफरेंट है लोगों से, ठीक है। तो इसलिए मैंने शक्ति का प्रयोग किया है कि उसके शक्तियों पर, अपनी क्रियाओं पे इतना ज़्यादा विश्वास है और इतना ज़्यादा उसे टेंशन है, चिंता है कि कहीं मैं इस समाज में अपने आप को पीछा ना महसूस करूँ, कहीं ना कहीं मैं जो शक्तियाँ, जो सामाजिक शक्ति जो कहा जाता है, एक पावरफुल जो अपने आप को आइडेंटिफाई करना कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मैं पिछड़ जाऊँ। ओके। तो ये सब क्रियाएँ प्रौढ़ावस्था में होती है। अगला है मानव का सबसे अधिक विकास। आपको पता है कि इस अवस्था में लोग क्या करते हैं, आय जनरेट करते, इनकम जनरेट करते, कहीं ना कहीं उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। ओके। कहीं न कहीं वो अलग-अलग सेक्टर में अपना बिज़नेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई उच्च पद पे जाना चाहते हैं, तो ये सबसे अधिक विकास होता है। आपको पता है कि किशोरावस्था में वो अभी ग्रुपिंग में ही चल रहा है, अभी पढ़ाई में ही चल रहा है, अभी-अभी वो सामाजिक मनोभावना से उठा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें कि कहीं न कहीं अपने आप पे फ़ोकस कर रहा है, अपने आप पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहा है, स्किल लाने के प्रयास कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। अगला है समायोजन का अभाव। यानी समायोजन यानी सभी को एक साथ लाने का अभाव। अब देखो कोई चीज़ें होती हैं कि अभी जो उम्र होता है, जो प्रौढ़ावस्था वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग एकल जीवन जीना चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि मैं अकेला रहूँ, अपने परिवार के साथ ही सिर्फ रहूँ, लोगों से थोड़ा कट के रहूँ। वो सामाजिक विद्यमान तो चाहते हैं, विद्यमानता, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि मेरा एकल चीज़ हो। तो ये क्या होता है कि उसका समायोजन यानी सबके साथ जो आने की चीज़ें होती हैं, सबके साथ क्रियाएँ करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कहीं न कहीं अभाव देखने का महसूस होता है। ओके। अगला है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या है कि शारीरिक मानसिक परिवर्तन से अर्थ है कि अब आप यहाँ पे एक दूसरे उम्र के पड़ाव में जा रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो कि आपके उम्र के पड़ाव ढलते जाएंगे, आपके जो मानसिक परिवर्तन की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर हो जाएगा। अब कोई चीज़ें आप करने चाहोगे तो वो आप में देखो कि वो गलत है या सही है। ओके। आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें आप देखोगे कि मुझे फ़ायदा है या नुकसान है। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो फ़ायदा नुकसान देखोगे आप देखोगे कि चीज़ें मेरे लिए कितना सही है या गलत है। ओके। आप ये देखोगे कि किसके साथ मेरी कितनी ज़्यादा बनती है, कहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ से मुझे ज़्यादा आउटकम आएगा। ओके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे आपको देखने को प्राप्त होती है। तो ये जो सारी क्रियाएं आप देख रहे हो आपको प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलेगी। तो ये जो बेसिक चीज़ है बाल विकास का, कैसे अलग अलग एज में कैसे चीज़ें चेंजेस होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा।
हाँ, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको हल करूँ। देखो चीज़ें ना इसमें बहुत ही कम पढ़नी हैं, बट आपको यही है कि एक अच्छे माइंडसेट के साथ चलना होगा, ठीक है? कि एक्चुअली में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है। मैं 10 क्लास में इसको कंप्लीट करा दूँगा। आपका पहला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है बाल विकास के संबंधित चीज़ें, ठीक है? इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे वृद्धि विकास क्या होता है, ओके, सामाजिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना? आपको रट्टू तोता नहीं बनना। पहली बात आप दिमाग में डाल लो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या दुनिया में चल रहा है। अगर प्रौढ़ावस्था पूछ रहा है तब मुझे ये नहीं रटने लगना है कि प्रौढ़ावस्था होता क्या है, क्या-क्या चीज़ें कॉपी में लिखी हुई थी। आपको ये समझ में आ जाए कि प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष की बाद की उम्र के लोगों का क्या आलम होता है, वो कैसे सोचते हैं। आप अपने समाज में देखो, किशोरावस्था में आप किस प्रकार से थे, आप इन चीज़ों को समझ गए तो वही किशोरावस्था है। बाल अवस्था चलो आपको याद नहीं, शिशु अवस्था, तब किसी बच्चे को ले लो इस उम्र का और उसकी एक्टिविटी देखो, वो चीज़ें आपने समझ लिया, मतलब वो बाल अवस्था ही है। इसके अलावा उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ पे थोड़ी फैक्ट रटना है कि बाबर बेदरा का युद्ध कब लड़ा, घाघरा का युद्ध कब लड़ा, ओके। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं आती। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी है। अ, इसके अलावा ठीक है, ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।